नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज बारी होगी सेक्शन नंबर 19 और यही सेक्शन हुआ करती थी 21 इंडियन एविडेंस एक्ट। और दोस्तों, इससे पहले जो हमने सेक्शंस पढ़ी, सेक्शन 15 से लेकर 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिनेशन बताई गई थी कि कब कोई स्टेटमेंट, कोई एडमिशन बनेगा, स्वीकृति कब कोई कथन स्वीकृति बन जाएगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन अब यहां से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां बताया जाएगा कि एडमिशंस सुसंगत होते हैं और उनको कब प्रूव किया जा सकता है, उनको कब साबित किया जा सकता है, कब साबित नहीं किया जा सकता। तो रेलेवेंट, प्रूव, एडमिशन, एडमिसिबल एविडेंस, रेलेवेंट फैक्ट, इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि कब कौन सा वर्ड कहां पर यूज करना है। तो देखिए सेक्शन 19 में हेडिंग क्या लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे दोस्तों। हेडिंग लिखा है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। हेडिंग बताता है कि कोई एडमिशन है, उसको जिस व्यक्ति ने किया, किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में दो पार्टी होती है दोस्तों, एटलीस्ट दो तो होती है। एक पार्टी, दूसरी पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट एडमिशन बन गया है सेक्शन 15 से लेकर 18 के आधार पर। अब सेक्शन 19 ये कहती है कि पहले तो वो एडमिशन अगर बन गए तो वो रेलेवेंट है, सुसंगत है, और दूसरा ये कहती है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट कब प्रूव हो सकता है, और जिस व्यक्ति ने ऐसा एडमिशन दिया है वो कब इस एडमिशन को प्रूव कर सकता है, या उसके बिहाफ पर, उसकी ओर से कब प्रूव किया जा सकता है। ये बात करती है सेक्शन 19। तो अगर एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए कि वो कंडीशंस बताइए जहां पर किसी एडमिशन को, स्वीकृति को प्रूव किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, तो सेक्शन 19, 20 एंड 21 तीन सेक्शंस आप बता सकते हैं। तो देखिए लैंग्वेज क्या कहती है सेक्शन 19 की, एडमिशंस आर रिलेवेंट। अर्थात जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं, सेक्शन दे दी नीचे 17, 18, 19, 20, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां पर रेलेवेंसी भी बताई गई है और यह भी बताया गया है कि कब प्रूव किया जा सकता है, कब प्रूव नहीं किया जा सकता। तो एडमिशंस, स्वीकृति सुसंगत होती है एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। भैया यहां तक तो इतना कहा गया कि एडमिशन उन सब लोगों के अगेंस्ट प्रूव किए जा सकते हैं जिन लोगों ने ऐसे एडमिशंस किए हैं, जिन लोगों ने स्वीकृतियां की, उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध अगर वो स्वीकृतियां हैं तो दूसरी पार्टी ऐसे एडमिशन को प्रूव कर सकती है। एक बात तो ये है, यहां पे अभी तक ये नहीं कहा गया कि जिस पार्टी ने एडमिशन किया वो भी प्रूव कर सकती है, नहीं। जिस पार्टी ने एडमिशन किया है अगर वो एडमिशन उसके अगेंस्ट जाता है तो दूसरी पार्टी, सूट की जो दूसरी पार्टी है, वो इस एडमिशन को प्रूव कर सकती है। प्रूव कर सकती है का मतलब उसके लिए एविडेंस दे सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, साक्ष्य लाकर उसको साबित कर सकती है। और या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों का ऐसी पार्टी में हित है, उनके अगेंस्ट भी वो प्रूव हो सकती है। यहां से आगे की बात, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। यहां पर देम है एडमिशंस, तो ये कहा गया कि यहां पर दे है एडमिशंस। ये जो एडमिशंस हैं कैन नॉट बी प्रूव्ड, इनको साबित नहीं किया जा सकता। साबित नहीं किया जा सकता मतलब इनके लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती। किसके द्वारा? बाय द पर्सन हु मेक्स देम,
जिस व्यक्ति ने ऐसी स्वीकृति की वो व्यक्ति खुद अपनी स्वीकृति को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकता, अपनी स्वीकृति को दूसरे शब्दों में कहें तो प्रूव नहीं कर सकता, साबित नहीं कर सकता। ये आगे की बात यहां पर कहती है। और दूसरा, ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, उसकी ओर से भी नहीं किया जा सकता। अगर वो तो कहता है, मान लो जो जिस व्यक्ति ने स्वीकृति की वो तो कहता है कि मैं तो प्रूव नहीं कर रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे लिए प्रूव कर देगा, तो इस बात को भी रोकने के लिए ये शब्द लिखे गए, ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। जिस व्यक्ति ने ऐसी स्वीकृति की है उसकी ओर से कोई और व्यक्ति भी ऐसी स्वीकृतियों को साबित नहीं कर सकता, एविडेंस नहीं दे सकता, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट वो भी अपने फेवर में इन स्वीकृतियों को प्रूव नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये जो दूसरी क्लॉज है, ये वाली जो अपने फेवर में इंटरेस्ट अपने फेवर में स्वीकृति को प्रूव करने वाली बात है, उसका एक्सेप्शन है यहां से आगे, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली। यहां पर 3 केस लिखे गए हैं, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अगर वो स्वीकृति जब पार्टी ने खुद की और स्वयं ही उसको प्रूव करना चाहती है तो केवल और केवल इन 3 कंडीशंस में ही वो पार्टी प्रूव कर सकती है या उस पार्टी की ओर से प्रूव किया जा सकता है। अगर मैटर ऐसा है कि वो स्वीकृति तो है लेकिन स्वीकृति इन 3 में से किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करती और सेल्फ सर्विंग है, जिस व्यक्ति ने की वही प्रूव करना चाहता है क्योंकि उसको फायदा पहुंचा रही है वो। उस अगर वो प्रूव करने के लिए परमिशन दे दी जाती है तो केस उसके फेवर में हो सकता है। तो ऐसी स्वीकृतियां जो केस को किसी व्यक्ति के फेवर में कर सकती हैं और उन्होंने ही वो स्वीकृतियां की थी, तो ऐसी स्वीकृतियों को सेल्फ सर्विंग कहा जाता है। और यहां पर कहा गया कि केवल और केवल, पहली बात तो रोक लगा दी कि ऐसी स्वीकृतियों को प्रूव नहीं किया जा सकता, और उसका फिर एक्सेप्शन दे दिया कि हाँ किया तो जा सकता है लेकिन केवल और केवल 3 केसेस में, 3 मामलों में ही किया जा सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शंस क्या होंगे? पहला एक्सेप्शन देख लीजिए। पहला एक्सेप्शन दिया, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये पहला एक्सेप्शन मैंने हालांकि पिछली वीडियो में बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया है, इसके इलस्ट्रेशंस भी आप साथ के साथ देखते रहेंगे। पहला एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन किस बात का? सेल्फ सर्विंग एडमिशन को प्रूव करने की परमिशन दी जा रही है उसी पार्टी को जिसने ऐसा एडमिशन किया है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। पीछे जब बॉडी में पढ़ा था आपने तो मना कर दिया था कि वो एडमिशन जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति के बिहाफ पर या उस व्यक्ति के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, बट एक्सेप्शन में कहा गया एन एडमिशन में बी प्रूव्ड, अर्थात इसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। कौन से व्यक्ति के द्वारा? जिस व्यक्ति ने ऐसा एडमिशन किया है, यहां पर इट का मतलब एडमिशन है, या इसके ओर से किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने ऐसा एडमिशन किया है उसकी ओर से भी किया जा सकता है, लेकिन कब? व्हेन, जब it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under section 26। ये जो स्वीकृति है ये इस नेचर की है, इस तरीके की है, इसका प्रकृति ऐसी है कि अगर, ये देखिए यहां पर इस सेंटेंस को थोड़ा गलत समझ जाते हैं कुछ लोग, यहां पर कह देते हैं कि ये स्वीकृति जिसने की वो व्यक्ति के फेवर में तब प्रूव की जा सकती है जब वो व्यक्ति मर गया हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ के देखना आप, वहां पर वही व्यक्ति अपने की गई स्वीकृति को, अपने द्वारा किए गए एडमिशन को खुद ही प्रोड्यूस करता है, अर्थात वो तो जिंदा है। लेकिन यहां पे सिचुएशन हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब हमें मारकर देखना है उसको, मन ही मन में, एक्चुअल में गोली नहीं मारनी यार, मारना नहीं है, लेकिन हमें ऐसा सोचना है कि वो मर गया है, देन उसकी उस एडमिशन का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इफ द पर्सन मेकिंग इट, जिस व्यक्ति ने ऐसी स्वीकृति की थी, वर डेड, मान लो कि वो मर गया है, देन इट वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन्स अंडर सेक्शन 26
ये 32 हुआ करती थी, जिसकी क्लॉज 1 में डाइन डिक्लेरेशन बताया जाता था। आज भी वही 26 क्लॉज 1 में डाइन डिक्लेरेशन बताया जाता है। तो ये कहा गया कि बहुत कई सारी क्लॉज है, उसमें 8 क्लॉज थी। तो इस सेक्शन में क्या कंडीशन है 26 की या 32 इंडियन एविडेंस एक्ट की? पहली कंडीशन थी कि वो व्यक्ति मर गया हो, या फिर इनकैपेबल हो गया हो एविडेंस देने में, या फिर वो मिल नहीं रहा है, या फिर वो इतनी दूर रहता है कि उसे लाने में कोर्ट तक बहुत ज्यादा समय लग जाएगा या बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इनमें से केवल एक कंडीशन को यहां पर चेक करना है कि मान लो कि वो व्यक्ति मर गया हो, तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 26 में रेलेवेंट होगा? अगर सपोज वो मर जाता, जो व्यक्ति यहां पर अपने फेवर में अपनी एडमिशन को प्रूव करना चाहता है, सपोज मानो कि वो व्यक्ति मर गया होता, तो उसका वो स्टेटमेंट, उसकी वो स्वीकृति सेक्शन 26 में रेलेवेंट हो जाती। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहते हुए भी ये व्यक्ति अपने एडमिशन को, सेल्फ सर्विंग एडमिशन को प्रूव कर सकता है। तो क्वेश्चन आता है सेक्शन 26 में ऐसी क्या कंडीशन लिखी है? तो वहां पर 2 कंडीशन लिखी है। नंबर 1 बात कि वो जो स्टेटमेंट दिया था व्यक्ति ने मरने से पहले, वो कंडीशन मरने की 26 में है। 19 में मरना कंपलसरी नहीं है, 19 में केवल नाटक करके देखना है कि मर गया है तो क्या हो सकता है। तो सेक्शन 26 में मरने से पहले जो अपना स्टेटमेंट दिया था उस व्यक्ति ने, वो स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया था। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि ऐसे टाइम पर दिया था जहां पर कोई एक सिस्टम है और रूटीन में कोई रिपीटेडली वर्क करता है, बार बार एक ही टाइप के वर्क को रिपीटेडली करता है वो सिस्टम, और रोज उसी तरीके से काम होता है। उस समय पर उसने अपना कोई स्टेटमेंट दिया था मरने वाले व्यक्ति ने, और उस स्टेटमेंट को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही रखा जा रहा था। ये 2 कंडीशन अगर हैं तो 26 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति का मर जाने के बाद भी, वो नहीं मिल रहा है तब भी, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। तो इस सिचुएशन में एक्सेप्शन 1 के लिए आपको क्या देखना है? मरना नहीं देखना है, नाटक करके देखना है कि अगर ये मर गया होता तो क्या ये स्टेटमेंट ऐसा है इसका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया था, एंड क्या ये स्टेटमेंट ऐसा है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देने के साथ साथ, लिखे होने के साथ साथ, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही इसको रखा गया था? ये 2 कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी तो एक्सेप्शन 1 पास हो जाएगा एंड सेल्फ सर्विंग एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। नंबर 2 एक्सेप्शन, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। वही सेल्फ सर्विंग, देखिए जहां पर वर्ड आएंगे बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग सच एडमिशन, ये सेल्फ सर्विंग है। और जहां पर वर्ड आएंगे अगेंस्ट द पर्सन, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, हु मेक्स सच एडमिशंस, ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ के रखिएगा। एक्सेप्शन नंबर 2 में कहता है एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन, कब? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। पहली कंडीशन कि केवल और केवल उतने पोर्शन के लिए दूसरा एक्सेप्शन एप्लीकेबल है जब स्टेटमेंट में उस व्यक्ति की, जिसका ये स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, या स्टेट ऑफ बॉडी, शरीर की स्थिति, उसमें स्टेटमेंट में थी। और दूसरा आगे लिखा है कि ये स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ बॉडी या तो क्वेश्चन में थी या रेलेवेंट थी, या तो क्वेश्चन में थी या इशू में थी, या ये रेलेवेंट थी, सुसंगत थी, या फिर ये विवादक तथ्य थी, प्रश्न में थी। ऐसी ही स्थिति में ये केवल लिमिटेड एडमिशन की बात हो रही है, केवल एक टाइप का एडमिशन जिसमें केवल और केवल स्टेटमेंट तो है, क्योंकि एडमिशन बनाने के लिए स्टेटमेंट चाहिए।
उस स्टेटमेंट में एक फैक्ट को एडमिट किया है। तो यहां पर कौन सा फैक्ट एडमिट किया है? वो मन की स्थिति, मन की दशा, शरीर की दशा, उसको एडमिट किया है। तो ऐसे स्टेटमेंट केवल और केवल ऐसे नहीं, आगे और पढ़ो, इसमें दो कंडीशन है। एक तो फैक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्टेट ऑफ माइंड की बात करे, स्टेट ऑफ बॉडी की बात करे, प्लस साथ में और क्या होना चाहिए? जब ये स्टेटमेंट दिया था, ये तब दिया था जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट करती थी, क्या उसके बिल्कुल आसपास दिया था। मन की स्थिति कहां दी गई? सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। वहां पर बताया गया कि कोई ऐसा फैक्ट है जो मन की स्थिति और मन की बॉडी की स्थिति, शरीर की स्थिति या फिर शरीर की फीलिंग, इनको शो कर सकता हो, इनको दर्शा सकता हो, वो रिलेवेंट बताए गए। तो वहां पर जितने भी अपने मेंसरिया हैं, जितने भी मेंसरिया के साथ साथ गुड फेथ हैं और गुड विल हैं, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्टली, नॉलेज, इंटेंशन, इस तरीके की जो मेंटल कंडीशन है, उनको शो करने के लिए वहां पर फैक्ट रिलेवेंट बताए गए हैं। वही स्टेट ऑफ माइंड यहां पर भी है, एडमिशन में, स्टेटमेंट में उन्हीं स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है। लेकिन वो स्टेटमेंट कब दिया? वो स्टेटमेंट जब दिया जब वो नॉलेज, जब वो इंटेंशन, जब वो गुडविल, जब वो इल विल, जब वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, जब वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट करती थी। अगर ऐसी एग्जिस्टेंस से पहले दिया, अभी तक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आई नहीं, उससे पहले कोई स्टेटमेंट दिया, या ये स्टेट ऑफ माइंड एंड हो चुकी है, या ये बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी एंड हो चुकी है, उसके बाद स्टेटमेंट दिया, तो भी इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। वो लिमिटेड पोर्शन है केवल कि जब ये स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसी समय पर ये स्टेटमेंट दिया गया था। और तीसरी कंडीशन इस स्टेटमेंट के साथ साथ एंड, तीसरी कंडीशन एंड इज accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। जो ये स्टेटमेंट है, ये किसके साथ में होना चाहिए? आचरण के साथ में होना चाहिए, उसके साथ में कंडक्ट भी होना चाहिए मेरा। जब आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा हृष्ट पुष्ट पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने आता है रोज, लेकिन कभी मान लो वो व्यक्ति बीमार हो गया है, अब वो बता रहा है अपने आप को, अपने शरीर की स्थिति को बता रहा है कि वो बीमार है, उसे बुखार आ गया है, तो उसकी एनर्जी भी लो होनी चाहिए। जब ये स्टेटमेंट बोल रहा है, पहली बात तो तब बोल रहा है जब उसकी बॉडी शरीर, जब उसके शरीर में बुखार है, और दूसरा स्टेटमेंट देने के साथ साथ उसका जो एनर्जी लेवल है वो दिखना चाहिए कि डाउन। अब वो स्टेटमेंट तो दे रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है, और वो कह भी रहा है कि अभी आ रहा है मुझे बुखार, तभी मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन एनर्जी उसमें भरपूर है, कंडक्ट से लग ही नहीं रहा है कि ये जो इसको बुखार आ रहा है व्यक्ति को, तो फिर एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए कंडक्ट से। क्यों होना चाहिए? और कंडक्ट कैसा होना चाहिए? कंडक्ट बनावटी नहीं होना चाहिए। कंडक्ट से ऐसा दिखे कि ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य नहीं है, ये जो इसकी असत्यता है, ये जो इसका झूठापन है, उसकी सिचुएशन को इम्प्रोबेबल कर देता है, अधिसंभाव्य कर देता है। झूठ नहीं है वो स्टेटमेंट, उसको सपोर्ट करने के लिए कंडक्ट है। और जब तक ये कंडक्ट के साथ में नहीं होगा ये स्टेटमेंट, ये एडमिशन, तो एक्सेप्शन नंबर 2 में नहीं आएगा। तो एक्सेप्शन नंबर 2 के लिए पहली बात कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी वो एडमिशन होगा। और उस स्टेटमेंट में मन, स्टेट ऑफ माइंड को एडमिट किया हो, स्टेट ऑफ बॉडी को एडमिट किया हो, लेकिन कब किया हो? जिस समय वो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्ट करती थी, स्थिति थी उनकी, प्रेजेंट थी वो, और साथ में इसके कोई कंडक्ट भी होना चाहिए जिससे कि इस एडमिशन को जो वो कर रहा है व्यक्ति, इसके झूठ होने की संभावना को एंड कर दे, खत्म कर दे। तो आता है एक्सेप्शन नंबर 2।
इलस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन ए, पहला इलस्ट्रेशन इस एक्सेप्शन को शो करता है, सॉरी, पहला इलस्ट्रेशन जो अगेंस्ट वाला पोर्शन है, जो मेन बॉडी है इसकी, कि उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है जिस पर्सन ने ये दिया एडमिशन, तो इलस्ट्रेशन ए उसको फॉल करेगा। अब इलस्ट्रेशन बी एंड सी देखिए, तो वो इस इलस्ट्रेशन, इस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेशन बी एंड सी। और उसके बाद डी एंड ई देखेंगे तो वो इस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं, गुड फेथ को एक्सप्लेन करते हैं। आप इलस्ट्रेशन पढ़ के देखिए एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी एक्सेप्शन नंबर 3, एक्सेप्शन नंबर 3 कहता है, अपवाद नंबर 3 कहता है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट, वो रेलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज देन एज एडमिशन, एडमिशन से अलग किसी और सेक्शन में रेलेवेंट होना चाहिए। तो फिर ऐसी एडमिशन को वो सेल्फ सर्विंग एडमिशन होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जिसने वो एडमिशन किया वो अपने फेवर में उसको प्रूव कर सकता है, लेकिन कंडीशन कि सेल्फ सर्विंग के साथ साथ किसी दूसरी सेक्शन में भी रेलेवेंट होना चाहिए। सपोज जैसे कि एक व्यक्ति ने, ए ने इस बी को एक चाकू मारा, जैसे ही इस ए ने बी को चाकू मारा तो ये बी चिल्लाया। अब किसी को चाकू लगेगा तो वो चिल्लाएगा, और अगर ये ए को जानता है तो इसने बोला चिल्लाकर, अपना स्टेटमेंट दिया, जैसे ही बोला मतलब स्टेटमेंट आ गया, जैसे ही लिखा मतलब स्टेटमेंट आ गया। और क्या बोला इसमें, ए मार गया, ए मार गया। अब ये स्टेटमेंट बी का कि ए मार गया, तो जब ए के खिलाफ केस चलेगा तो बी के फेवर में प्रूव होगा ही, तो ये तो सेल्फ सर्विंग हो गया। तो क्या इस सेल्फ सर्विंग एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है क्या? तो ये एक्सेप्शन नंबर 3 कहता है कि यस, इसको प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये दूसरी सेक्शन, सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें सुसंगत है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रेस जस्ट की फॉर्म में ये रेलेवेंट है। तो अगर सेल्फ सर्विंग एडमिशन किसी दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट है तो भी ऐसे सेल्फ सर्विंग एडमिशन को वो पार्टी जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा एडमिशन किया, वो प्रूव कर सकता है। अब मैंने आपको इलस्ट्रेशंस बता दिए हैं कि पहला इलस्ट्रेशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट के लिए है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 बी सी वो एक्सेप्शन नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ लीजिए आप, एंड डी एंड ई वो एक्सेप्शन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। और इस एक्सेप्शन नंबर 3 के लिए कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर एडमिशन को रेलेवेंट बताया गया और बताया गया कि कौन प्रूव कर सकता है और कब प्रूव कर सकता है, तो अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए। जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि कमेंट करिए कि क्या आपको समझ आया, क्या नहीं समझ आया, वो भी बताइए। लाइक एंड हाइप तो आप कर ही दीजिए वीडियो को। तो कल फिर मिलेंगे सेक्शन नंबर 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तब तक देखते रहिए लीगल नेम। नमस्कार, जय हिंद।